हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लर्क, जो कि हमारा सितंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो साइंस का पोर्शन है उसकी फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हम ये सोल्व कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हम कर क्यों रहे हैं। दोस्तों, इससे आपको बिल्कुल पता चलेगा कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे थे। तो सबसे पहले आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन या जो टॉपिक है वो किस लेवल के आ रहे हैं, तो ही आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जो क्लर्क 22 की मॉर्निंग, सितंबर 22 में जो एग्जाम हुआ था उसकी मॉर्निंग की शिफ्ट में ये जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें जो साइंस का पोर्शन है वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आता है, सबसे पहला न्यूमेरिकल हम शुरू करते हैं। एक कुंडली में 53 मिली हेनरी का प्रेरण और 0.35 ओहम का प्रतिरोध है। ठीक है, एक कुंडली है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है, 53 मिली हेनरी। ठीक है, तो मिली हेनरी, तो यहां पे देखो कुंडली होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें तीन तरह के हमारे पास क्या रहते हैं, उपकरण रहते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो इंडक्टर को हम डिनोट करते हैं किससे, एल से। ठीक है, तो जो इंडक्टर होता है उसकी क्या होती है, सेल्फ इंडक्टेंस होती है। क्या होती है, सेल्फ इंडक्टेंस, और उसका मात्रक क्या है, हेनरी है। मात्रक क्या है इसका, हेनरी। ठीक है, तो उसका जो प्रेरण है 53 मिली हेनरी है और जो उसका प्रतिरोध है 0.35 ओम है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, 12 वोल्ट की हमने बैटरी लगा रखी है। और तो विद्युत धारा का संतुलित मान बनने के बाद चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा भंडारित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि हमारे पास एक कुंडली है, इस तरह से हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है। तो हमने कुछ देर के लिए बैटरी लगाई तो क्या होगा, कुछ देर में इसमें स्टीडी करंट फ्लो करने लगेगा, जिसकी मात्रा, जिसकी अमाउंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो तब करंट क्या बन जाएगा, संतुलित बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संतुलित। ठीक है, तो संतुलित बन जाएगा। तो आपको बताना है कि उस समय इस इंडक्टर में क्या होता है, कितना चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा होती है। याद रखना दोस्तों कि रजिस्टर जो इंडक्टर होता है इसमें जो ऊर्जा संचरित होती है वो होती है मैग्नेटिक फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है, मैग्नेटिक फॉर्म में या मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, चुंबकीय क्षेत्र की फॉर्म में। और कैपेसिटर में जो ऊर्जा संचरित होती है, जो स्टोर्ड होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इसमें मैग्नेटिक फील्ड में की फॉर्म में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखो हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा। तो चुंबकीय क्षेत्र, मैंने कहा कि इंडक्टर में क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की फॉर्म में ऊर्जा स्टोर्ड होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की फॉर्म में किसी भी इंडक्टर में किस क्या फॉर्मूला रहेगा एनर्जी स्टोर्ड का, तो वो रहेगा 1/2 L I²। क्या फॉर्मूला है, 1/2 L I²। यहाँ पे L क्या है, L है इंडक्शन, L क्या है, इंडक्शन है। ठीक है, I क्या है, करंट है। I क्या है, करंट है। तो दोस्तों, शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भाई हमारे पास क्या है, एक इंडक्टर है, वो हमने एक बैटरी से जोड़ रखी है। आपको इस इंडक्टर में जो ऊर्जा स्टोर्ड है, जब करंट इसमें इक्विलिब्रियम या संतुलित हो जाए, इसमें कितनी ऊर्जा है वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप इसको देखना चाहो कि क्या है, हमारे पास एक कॉइल है which have self inductance of 53 millihenry and having resistance 0.35 ohm, and we apply a battery of 12 volt on it. What is the value, what is the value of the magnetic field energy in the coil when the current is flow in the circuit in equilibrium। ठीक है, कैसे हैं, करंट इक्विलिब्रियम में है, इस तरह से इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हो। तो इंडक्शन है, आई क्या है, करंट है। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, 1/2 L I²। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है आई। ठीक है, आई का क्या फॉर्मूला रहता है, आपको पता है कि ओहम लॉ क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, V/R या फिर E/R। बात एक ही है, इसमें क्या है, EMF दी गई है, या फिर ये देखो क्या है, 12 वोल्ट है, EMF है, तो पोटेंशियल या EMF एक ही चीज यहाँ पे हम लेके चलेंगे। तो ये है 12। ठीक है, कितनी है यहाँ पे, 12 वोल्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, ये गिवन है
0.35 ओहम। कितना है? 0.35 ओहम। ठीक है, तो ये क्या आ गया? आपका करंट आ गया। अब ये वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है, आपकी क्या आ जाएगी? एनर्जी आएगी 1/2। इंडक्टेंस कितनी गिवन है? इंडक्टेंस है 53। अब मिली है, ये क्या है? मिली है। तो जब आप इसको एसआई में कन्वर्ट करोगे तो साथ में क्या करोगे? मिली की जगह लगा दोगे 10 की पावर -3, तो ये एसआई में कन्वर्ट होगी, क्योंकि मिली में कितना होता है? 10 की पावर -3। ठीक है, अब क्या है? करंट कितना है यहाँ पर? करंट है 0.12 डिवाइड बाई 0.3, क्योंकि स्केयर है यहाँ पे। देखिए क्या है? स्केयर है, तो यहाँ पे 2 बार यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे, तो ये आपका क्या आएगा? ये आपका आएगा 31 जूल। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या है दोस्तों? जो ऑप्शन ए है वो क्या है? आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एम ऑफ नासा रिसेंटली प्लान टू लॉन्च अननेम्ड न्यूक्लियर पावर ड्रोन ड्रैगनफ्लाई। ठीक है, नासा ने हाल ही में क्या किया है? एक मानव रहित परमाणु संचालित ड्रोन ड्रैगनफ्लाई प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है। तो आपको बताना है कि उस योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या है दोस्तों? ड्रोन का नाम क्या है? ड्रैगनफ्लाई है। जो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स नोट करने की। ये क्या है? न्यूक्लियर पावर पे चलेगा। क्या होगा? ये न्यूक्लियर पावर पे चलेगा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता देता हूं। ये जो मिशन लॉन्च होगा, जो यहाँ पे ये जो ड्रोन है ये लॉन्च होगा, ये कब होगा? पृथ्वी से अप्रैल 2026। इसमें ये जो ड्रोन जाएगा ये कब जाएगा? अप्रैल 2026 में जाएगा। और ये क्या करेगा? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एलियन लाइफ ऑन जुपिटर। कहा क्या सर्च करेगा? एलियन लाइफ सर्च करेगा जुपिटर पे, या माइक्रोबायल लाइफ सर्च करेगा सैटर्न के मून पे, या फिर टू कैरी एस्ट्रोनॉट टू द मार्स या मंगल। ठीक है, इनमें से क्या है? तो इसमें से क्या करेगा? ये सैटर्न का जो मून है, कौन सा है दोस्तों? सैटर्न का मून टाइटन है। कौन सा है? टाइटन है। तो सैटर्न का सबसे बड़ा मून जो है वो सैटर्न टाइटन है। उस पे क्या करेगा? ये माइक्रोबायल लाइफ की खोज करेगा। तो यहाँ पे क्या है? एक मोबाइल रोवर यहाँ पे लेके जाएगा। ये जो ड्रोन है ये मिट्टी के सैंपल लेगा। वहां पे मिट्टी के सैंपल में देखेगा कि वहां पे माइक्रोबायल लाइफ, सूक्ष्म जीव रहते हैं उनकी मिट्टी में या नहीं रहते। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह की ये खोज करेगा। कहां पर? टाइटन पर। कहां पर? टाइटन पर। कब लॉन्च होगा ये? अप्रैल 2026। ये अभी प्लान किया है, जस्ट लॉन्च नहीं हुआ, ये जस्ट प्लान किया है। अप्रैल 2026 में यहाँ पे ये ड्रोन जाएगा पृथ्वी से। और ये कब पहुंचेगा? ये सैटर्न के मून पे, टाइटन पे पहुंचेगा ये 2034 में जाकर के। तो 2034 में जाकर के ये पहुंचेगा और क्या करेगा? मिट्टी के सैंपल लेगा, उसमें देखेगा कि कोई बैक्टीरिया वगैरह है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, बायोरो टेस्ट में किस घोल के साथ प्रोटीन के क्षारीय घोल का शोधन किया जाता है? ठीक है, किस घोल के साथ प्रोटीन के क्षारीय घोल का शोधन किया जाता है? बायोरो टेस्ट कंसिस्ट इन ट्रीटिंग द एल्किलीन सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन विद विच सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या है? बायोरेट टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है ये? बायोरेट टेस्ट है। ठीक है, ये बायोरेट टेस्ट क्या होता है? हमारे पास कोई भी सैंपल दे दिया गया है, उसमें आपको चेक करना है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा प्रेजेंट है या नहीं है। प्रोटीन की मात्रा चेक करने के लिए किसी सैंपल में हम कौन सा टेस्ट करते हैं? बायोरेट टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं? उस सैंपल के क्षारीय घोल में क्या करते हैं? उसको क्षारीय घोल में चेक करते हैं। ठीक है, अब उसमें किस किस के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें किसके साथ ट्रीट किया जाता है? इसमें दो सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों। एक होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा सॉल्यूशन है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। प्लस इसमें एक और सॉल्यूशन आता है कॉपर सल्फेट। तो भाई जो हमारे पास सैंपल रहेगा उसका जो क्षारीय घोल है उसमें क्या मिलाएंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा? कलर चेंज हो जाएगा। अगर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो कलर चेंज नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट। तो इसमें ऑप्शन में सोडियम एजाइड है, पिरियडीन है, सोडियम नाइट्रेट है और कॉपर सल्फेट है। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा?
सी इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ए टिपिकल वॉइस सिग्नल हैज ए बैंडविड्थ ऑफ, ए टिपिकल वॉइस सिग्नल हैज ए बैंडविड्थ ऑफ, आगे हमारे पास ऑप्शन है 3 गीगाहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज, 3 किलोहर्ट्ज और 4 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें, एक प्रारूपिक ध्वनि संकेत की बैंड चौड़ाई कितनी होती है, एक ध्वनि संकेत है उसकी बैंडविड्थ कितनी होती है। तो दोस्तों यहां पर क्या रहेगा, देखिए बैंडविड्थ, सबसे पहले क्या है, ये बैंडविड्थ है। ठीक है, बैंडविड्थ, जैसे आपको पता होगा कि साउंड, ठीक है, जिसको ह्यूमन सुन सकता है, जो साउंड वेव है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव को हम सुन सकते हैं, 20 Hz टू 20,000 Hz। ठीक है, तो इतनी फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अब ये बैंडविड्थ क्या होती है, देखो ये क्या है, रेंज है कि भी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। तो ये जो 20 से 20,000 है, ये क्या है, एक रेंज है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगी, एक रेंज आएगी, और इसी रेंज को हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक वॉइस सिग्नल है, उसकी आपको बैंडविड्थ बतानी है। ठीक है, सबसे पहले वॉइस सिग्नल, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ संकेत दे रहा हूं और आप लोग उसको समझ रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक वॉइस सिग्नल है। क्या है ये, एक वॉइस सिग्नल है। ठीक है, एक ध्वनि संकेत है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ पा रहे हो। तो क्या है, एक वॉइस सिग्नल है। तो दोस्तों इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि हर एक पर्सन की जो वॉइस सिग्नल है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती है। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती है। किसी की आवाज मोटी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, किसी की पतली है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह से अगर मेल है, अगर कोई मेल है तो मेल की जो एवरेज अगर बात करें तो ध्वनि का जो सिग्नल होता है, वॉइस जो सिग्नल होता है वो होता है 300 से, अगर हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं तो 300 से 400 हर्ट्ज तक वो होता है। ठीक है, अगर फीमेल की बात करें, फीमेल्स की जो ध्वनि होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी ज्यादा होती है, वो आ जाएगी 500 से 700 हर्ट्ज की रेंज में। ठीक है, अब मैंने एक वर्ड यहां पे यूज किया है कि एवरेज, 300 से 400 ये एवरेज है। लेकिन अगर मान के चलो कोई भी पर्सन है या मैं ही हूं, अगर मेरी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 हर्ट्ज है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मुंह से जो साउंड निकलेगा, मेरे वॉइस क्लोड से जो साउंड निकलेगा वो सिर्फ 300 हर्ट्ज का निकलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 300 एवरेज है तो मेरी साउंड में से जो मेरी जो साउंड जा रही है वो 300 से 600 हर्ट्ज का भी हो सकता है, वो 900 हर्ट्ज का भी हो सकता है, वो 1200 हर्ट्ज का भी हो सकता है और होता है। ठीक है, 300 का भी होगा मेरी साउंड में, 600 का भी होगा, 900 का भी होगा, 1200 का भी होगा। तो मेरी जो वॉइस है उसका जो एवरेज है वो मैंने कहा कि 300 है। ठीक है, इस तरह से होता है, मतलब क्या है, कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इसी फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, किसी पर्सन की स्पेसिफिक आवाज बनती है या सिग्नेचर आवाज बनती है। ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज की वजह से हर एक बंदे की अलग आवाज होती है। जैसे हम कोई भी अपना रिश्तेदार है, माता है या पिता है, कहीं भीड़ में बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं, उसमें हमारा वो रिलेटिव भी है, तो अगर वो भी बोल रहा है तो अगर हमको वो दिखाई भी नहीं दे रहा तो हम बिल्कुल पहचान लेते हैं कि हाँ ये मेरी माता है या मेरा पिता है या कोई रिलेटिव है। क्यों? क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज की वजह से उसकी आवाज क्या है, सिग्नेचर बनी है, स्पेसिफिक बनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। एक टिपिकल वॉइस सिग्नल है, उसकी बैंडविड्थ कितनी होती है। तो ये तो क्या है, मेल फीमेल, जैसे मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना होता है, 300 हर्ट्ज से लेकर के, जैसे हम आम बोलचाल में अब बोलते हैं तो 300 हर्ट्ज की वाली फ्रीक्वेंसी हम लेके चलते हैं। और अगर टोटल बात करें मैक्सिमम लेवल तक कितना जाता है, तो मैक्सिमम लेवल तक जाता है 3400 हर्ट्ज। कितना है, 3400 हर्ट्ज है। ठीक है, 300 से 3400। अब यहां पे बैंडविड्थ क्या होती है, ये है लोवेस्ट और ये क्या है, मैक्सिमम, ये हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट में से अगर आप लोवेस्ट माइनस करते हो तो एक रेंज आती है, ये क्या है, एक रेंज ही है। तो अगर आप हाई में से ये लो वाली माइनस करते हो तो ये आती है आपकी क्या,
बैंडविड्थ। क्या आती है? बैंडविड्थ। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3100 हर्ट्ज आएगा। तो बैंडविड्थ कितनी होती है? वही सिग्नल की 3100 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इसके नियर पड़ेगा। तो 3 किलो हर्ट्ज क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, तो बैंडविड्थ आप समझ गए होंगे। जैसे अगर मान के चलते हम रेडियो सुनते हैं तो जो हमारा रेडियो है वो भी क्या करता है? एक बैंडविड्थ पे काम करता है। ठीक है, वो भी क्या है? एक बैंडविड्थ पे काम करता है। जैसे 88 से लेकर के 108 तक हमारा क्या करता है? रेडियो काम करता है। इसी तरह से टीवी की अलग बैंडविड्थ होती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की सिग्नल पे वो काम करता है, वही क्या होती है? बैंडविड्थ होती है। तो हमारा इसमें क्या ऑप्शन रहेगा दोस्तों? सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक आपको रिएक्शन गिवन है, आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी वाली रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों, इनमें से आपको बतानी है कौन सी वाली रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन है या जोन्स रिएक्शन है, डार्किंग है या चीसी-बैमिन रिएक्शन है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बेंजीन है, अगर इसके ऊपर क्या है? एक मिथेनिक ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टोलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोलीन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? एक रिएजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमाइल क्लोरेट। क्रोमाइल क्लोरेट इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें ये ऐड किया गया है और इसमें क्या बन गया? यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। इसको हम क्या कहते हैं? ये बेंजीन है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे? बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप क्या है? ये बेंजल्डिहाइड यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सी वाली रिएक्शन है? इसको हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोरेट की प्रेजेंस में जो टोलिन होता है, अगर इसमें हम इसको ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए इलास्टिक स्प्रिंग इज गिवन बाय। ठीक है, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, आपको क्या बताना है? इस स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी निहित है, कितनी एनर्जी इसमें स्टोर्ड है। ठीक है, तो आपको बतानी है कौन सी एनर्जी है? ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्प्रिंग है वो मूव कर रहा है, अगर वो हमने खींच दिया और वो रेस्ट पे कर दिया तो उसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन अगर मैं इसको लीव कर दूं तो ये इधर उधर मूव करेगा, तो इसमें दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमको सिर्फ क्या बतानी है? पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो किसी स्प्रिंग में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है? उसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 kx² होता है। यहाँ पे k का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है हमारे पास स्प्रिंग कैसा है। ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, उसको आसानी से खींचा जा सकता है या फिर बड़ी मुश्किल से खींचा जा सकता है। किस मटेरियल का वो बना है वो क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। और x क्या है? ये x क्या है? जैसे अगर ये स्प्रिंग है, हमने फ्री कर रखा है तो इसकी पोजीशन यहां से यहां तक है, इतनी इसकी लेंथ है, लेकिन हमने क्या किया? ये खींच दिया। ठीक है, और हमने कितने डिस्टेंस तक ही खींच दिया? x डिस्टेंस तक ही खींच दिया, इतना ही खींच दिया। तो ये x क्या है? ये है डिस्टेंस, जितना हमने क्या किया है? इसको एक्सटेंड किया है, इसको हमने खींच दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? 1/2 kx²। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा? ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहेगा 1/2 kx²। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इससे हमको पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट सीरियस है, कौन सा नॉन सीरियस है। ठीक है, कौन वीडियो अंत तक देखता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आप आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है? डाइकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन इज गवर्न बाय विच मैकेनिज्म। भाई ये क्या है? एक रिएक्शन है। ठीक है, डाइकमैन कंडेंसेशन क्या है? एक रिएक्शन है। इसमें कौन सा मैकेनिज्म लगने वाला है? ठीक है, कार्बीन, कार्बन आयन, कार्बोकेशन और फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है। इसका जो आंसर है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, और इससे हमको पता भी चलेगा कौन वीडियो अंत तक देखता है, कौन सीरियस स्टूडेंट्स है, किसकी तैयारी अच्छे लेवल की है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी
हमारा जो सितंबर 22 2019 का जो क्लर्क का एग्जाम था, तो आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि कोई मर्जी क्वेश्चन हो, कोई भी जो क्वेश्चन है वो कोई भी लो लेवल का नहीं है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाई लेवल के हैं। तो आप बिल्कुल देख सकते हो आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। आपको बिल्कुल सारे के सारे पेपर सोल्व करने पड़ेंगे, उसको लेवल देखना पड़ेगा, उसी लेवल के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लेवल चेक नहीं करते, आप कोई भी बुक्स खरीदते हो और उसको पढ़ते हो, तो बिल्कुल भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको लेवल चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों अपनी जो पढ़ाई है जारी रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।